The force of friction is 0. So वो पॉइंट जो 4 मैंने पहले बताए हैं वो दिमाग में रखने हैं। जब टेंडेंसी पैदा होगी बॉडी में मोशन की, अपोजिशन तो तब आएगी जब बॉडी में कोई टेंडेंसी नहीं है मोशन की, तो वो क्यों फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करेगी। सो ऐसा नहीं है कि एक बॉडी का आपको मास पता है, म्यू पता है, आप झट से निकाल दो जी इस पे इतनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही है। Until unless there is a tendency of motion or applied force, तब तक आप, और अगर मैं कह दूं यहां पे कि अप्लाइड फोर्स है यहां पे 20 न्यूटन की, फिर क्या होगी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? 30 न्यूटन। अब कितनी होगी भाई? 20 न्यूटन होगी। 20 न्यूटन लगाने से बॉडी चलेगी नहीं, क्योंकि आपने मुझे मैक्सिमम फोर्स कैलकुलेट करके बता दी है 50 न्यूटन। अभी मैंने टेबल बनाया था, जो जब तक 50 न्यूटन नहीं लगाओगे बॉडी नहीं चलेगी। तो उससे पहले जितनी भी 1 से लेके 49.9 तक जितनी आपकी अप्लाइड फोर्स होगी उतनी ही आपकी फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होगी। व्हाट आंसर यू वर गिविंग मी वो था मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। सो वेन एवर आई राइट एफएस, इट इज अंडरस्टूड नाउ दैट आई एम कंप्यूटिंग द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन विच कैन एक्ट बिटवीन द टू गिवन सर्फेसेस। सो प्लीज कीप इट इन माइंड। सो हियर जैसे हमने कहा था कि जैसे फोर्स अप्लाइड फोर्स जैसे 5 तक हुई एंड ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मैक्सिमम 5 न्यूटन तक हुई, तो मतलब जैसे 5 न्यूटन पे बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देती है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मतलब लेस देन 5 ही होगा ना। उसके बाद वो तो काइनेटिक वाले में चला गया ना, मैं तो बात ही स्टैटिक की कर रहा हूँ। मैंने बॉडी को मूव ही नहीं कराया अभी तक। जब मूव करगी तो मेरी फ्रिक्शन काइनेटिक हो गई, उसके बाद की तो बाद में बात होगी। फिर म्यू एस की वैल्यू थोड़ी मैं यूज करूंगा। सर उस केस में तो फ्रिक्शन लग रही है ना सेकंड वाले केस में। किस में? सेकंड वाले इसमें उसमें भी, हाँ उसमें तो mg sin थीटा के बराबर लगेगी। इफ द mg sin थीटा बिकम्स मोर देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन देन द बॉडी विल स्टार्ट मूविंग, अदरवाइज इट विल नॉट स्टार्ट मूविंग। नाउ सपोज these are the two surfaces or the two bodies 1 and 2 and the third body is the surface. Now if this is m1g n1, so this is n1 m2g and the normal reaction by the ground n2. And if you even want to show N2, it will be acting on the ground. So you see, if I want to find the force of friction on body 2, maximum value I am saying, तो कैसे निकालूंगा? इस और इस सरफेसेस के बीच का जो आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो μ1 गिवन है, इन दो सरफेसेस के बीच का कोफिशिएंट μ2 गिवन है। सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हेयर, अभी मैंने कोई अप्लाइड फोर्स नहीं लिखी है इसलिए मुझे नहीं पता किधर को लगेगी। जब कोई फोर्स लगेगी फ्रिक्शनल फोर्स की तो आप तब बात करोगे, अभी मैं शो नहीं कर सकता। दैट इज वाई मैंने यहां शो नहीं की थी। हाँ, अगर 20 न्यूटन लग रही है देन आई कुड हैव शोन इट इन द अदर डायरेक्शन। सो यहां पे क्या होगा, जिधर को भी लगेगी, व्हेन आई एम कैलकुलेटिंग FS1, that is the maximum value of static friction which can act between these two surfaces, that will be μ1 n1। और जब हम this is between say F1 2, so this is static friction between 2 and 3, this is between surfaces 1 and 2, this is between surfaces 2 and 3, and this will be equal to μ2 n2। but अब आप नॉर्मल क्या गलती करते हो, जब आप n2 लिखते हो तो आप फटाफट उसको m2g के बराबर कर देते हो, वो गलत है। क्योंकि जब मैं इसकी एफबीडी बनाऊंगा
तो इसकी अपोजिट फोर्सेस नीचे की और ऊपर की इक्वेट करूंगा। तो जब मैं इसकी बनाऊंगा तो N2 की वैल्यू N1 प्लस M2G आ जाएगी। सो ये आपने ध्यान रखना है। सो N2 निकालने के लिए आप इसका y एक्सिस का इक्विलिब्रियम लोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। सो ये है आपका दो सर्फेसिस के बीच में जब निकालनी हो। ये अगर जैसे हमने वो N1 एक तो ऊपर लगाया, हमने नीचे N1 उसको बैलेंस करने के लिए लगाया। क्यों बैलेंस करने के लिए? एक्शन रिएक्शन नहीं लगाना। अच्छा। टेबल पे बुक का लगा था तो बुक पे टेबल का नहीं लगेगा। सर हाँ जी, रिपीट करना है। एक्चुअली बेटा आपने जब जिन दो सरफेसिस के बीच की फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन और लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन निकालनी होती है, उन दोनों फोर्सेस के बीच का कोएफिशिएंट फ्रिक्शन चाहिए और उन दोनों फोर्सेस के बीच का नॉर्मल रिएक्शन चाहिए। तो जब मैं इन दोनों सरफेसिस के बीच की फोर्स निकालूंगा, फोर्स ऑफ स्टैटिक दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन 1 एंड 2, इन दोनों के बीच में निकालूंगा, वो आएगी μ1 N1। हाँ, N1 अगर इस बॉडी का इक्विलिब्रियम लोगे आप तो N1 विल बी इक्वल टू M1G। और जब आप इस बॉडी और इस सरफेस के बीच की फ्रिक्शन निकालोगे तो आपने इन दोनों के बीच का कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन लेना है और इन दोनों के बीच का ही नॉर्मल रिएक्शन देना है। ये सरफेस इसको नॉर्मल रिएक्शन N2 दे रहा है, ये वापस N2 सरफेस को देगा, बिकॉज सरफेस इज इमोबाइल। अर्थ हो सकता है, ग्राउंड हो सकता है, कोई टेबल जो नहीं चल रहा है वो हो सकता है, तो उससे मुझे अब लेना देना नहीं है। इस फोर्स, क्योंकि ये बॉडी उस बॉडी पे लग रही है जो चल नहीं रही है, ग्राउंड पे लग रही है, सो इट इज नॉट कमिंग इनटू माय पिक्चर। यू कैन शो इट और यू डोंट शो इट। अदरवाइज आपको पता है कि ये ऊपर को लगाएगी, ये नीचे को लगाएगी। तो अब मैंने N2 को पहले कंप्यूट करना है। हो सकता है मेरे पास दो से भी ज्यादा बॉडीज हो, तो N2 को कैसे कंप्यूट करोगे? इस बॉडी की आप FBD बनाओगे, सिखा चुका हूं मैं FBD बनानी आपको। FBD बनाओगे अगर इसकी, तो आप क्या करोगे? इस पे दो फोर्सेस नीचे को लगाओगे M2G और N1, और एक फोर्स ऊपर को लगाओगे N2। क्योंकि बॉडी इज नॉट मूविंग अलोंग दिस एक्सिस, सो N2 मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ दीज टू फोर्सेस। सो यहां पे μ2 N2 में N2 की वैल्यू सीधी आपने M2G नहीं पुट कर देनी है, बिकॉज आप जब तक बॉडीज पे सारी फोर्सेस नहीं लगाओगे यू विल मेक सम मिस्टेक्स इन मिसिंग सम फोर्सेस। सो मैं पहले दिन से लॉज ऑफ मोशन से कहता आ रहा हूं कि आपने जिस पे भी, जिस बॉडी को या बॉडीज को सिस्टम माना है, तो उसके ऊपर सारी फोर्सेस पहले सारी बॉडीज पे आपने लगानी है, टू अवॉइड सच मिस्टेक्स। Then you can compute the value of friction between the different surfaces in the problem. So that is how I shall be using this formula. Now, let us apply this formula in a problem involving at least, say, two bodies. I have a surface. So, this is, say, body A and body B. Let me check if I can get some numerical on it so as to avoid calculations. So this is small m, this is capital M. दो बॉडीज है मेरे पास, ऊपर वाली का मास स्मॉल m है, नीचे का कैपिटल M है. So I have the frictional
coefficient between these two surfaces as mu, and here between these two surfaces mu is 0. So it means this is a smooth surface and इन दोनों के बीच का जो surface है वो rough है. Now my question is that I have to find the maximum value of force so that when it is applied on the lower body, the two bodies move together. आपको F की वो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है for which the two bodies will move together. I'll give you 2 minutes. Let us see, have you approached the problem the way it should have been approached? अभी चेक करते हैं, आपका आंसर आ चुका है मेरे पास. Now, have you applied all the forces? Okay, let us see. mg n1 n2 for the ground, n1 here, n1 sorry, that's true, n1 will be downwards. Okay, and capital MG. now अब रही बात फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की. दोनों बॉडीज के फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी लगानी है मुझे. अगर मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा और मुझे देखना है इस पे किस डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगी होगी, तो मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूं आपको आज ही कि इसमें बैठ जाना है, और जगह इधर बैठोगे तो आपको ये मास पीछे की ओर मूव करने की टेंडेंसी रखेगा. तो इस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर को लगेगी. अगर इस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर को लगेगी तो फिर नीचे वाले मास के लिए सोचने की जरूरत नहीं है, वो उल्टी डायरेक्शन में लगेगी. दोनों पे लगनी है वो. F बिटवीन स्मॉल m एंड कैपिटल M. इन दोनों पे अंदर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, अगर ये इस पे लगाएगी तो ये इस पे नहीं लगाएगी. थर्ड लॉ किधर जाएगा? मैंने पीछे देखिए, अभी 15 मिनट पहले का भूल गए हो आप. मैंने लगाई थी कि नहीं लगाई थी? सरफेस स्मूथ है. मैंने कब कहा कि इसके और इसके बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही है? इन दोनों बॉडीज के बीच में लग रही है. वो आपस में एक दूसरे पे लगाएंगे. कोई एक अकेली बॉडी फोर्स नहीं लगाती है, हमेशा पेयर ऑफ फोर्सेस लगते हैं. अब अगर मैं FBD बनाऊं, सो बेसिकली आप सारे स्टेप ओमिट कर रहे हो जो कि मैं पिछले 2 लेक्चर से बताता आ रहा हूं आपको. पहले हम स्मॉल m की FBD बनाएंगे. mg n1 f. ठीक है. मुझे क्वेश्चन में दिया गया है दैट what is the maximum force which can be applied on the lower body so that the two bodies move together. Let the maximum acceleration of the two bodies with respect to the ground or the surface is a. Then the body will be moving with acceleration a in this direction. Along y-axis, if I apply the forces along y-axis, I'll get N1 equal to mg, and I should also get along x-axis that small f should be equal to ma. जो अप्लाइड फोर्स इस बॉडी पे, तो और कोई फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन में है नहीं है. जो आप फोर्स लगा रहे हो वो तो नीचे वाली बॉडी पे लगा रहे हो, तो इसके लिए आना चाहिए F इज इक्वल टू ma. अब N1 इज इक्वल टू mg है, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू म्यू टाइम्स N1 होगी. इन दोनों के बीच का कोफिशिएंट जिनके बीच की निकालनी है. अभी पहले मैं 3 एग्जांपल्स देके चुका हूं आपको. और N1 की वैल्यू क्या है? mg.
It means the maximum acceleration with which the two bodies can move together, A is equal to mu g है. Now let us observe the motion of the mass m, FBD of capital M. So what forces are acting on it? M, capital Mg in the downward direction, N1 in the downward direction, N2 in the upward direction. It has a force F max in this direction, and of course it has an acceleration A in this direction, and it has a force small f acting in this direction. And if I take the forces along x-axis, applying F is equal to ma along x-axis, I'll get F max minus small f is equal to capital M times A. ठीक है? So it means F max is equal to F plus ma. F is mu mg plus A is mu g, m into mu g. So you will get mu g m plus m. That should have been your answer. So now you know whether your answer was right or wrong. जो मैंने ये बताया है इसमें किसी को कोई डाउट हो, ये बात समझ में आ गई है आपको सबको? क्या F equal to mu mg, यही तो लिखा हुआ बेटा, F को म्यू एम जी तो लिखूंगा, म्यू एन वन म्यू एम जी, ये लिखा नहीं हुआ है, स्मॉल f इज इक्वल टू दिस. नाउ एक प्रॉब्लम और करके दिखाइए मुझे. I have a horizontal surface and a body placed on it. It is given the coefficient of static friction is mu, mu s is equal to mu है, और इसका मास जो है वो m है. Now my question is very simple. Normally the answers are complex. Now I want you to find, I have taken one example where I was required to find the maximum force. Now I'm asking you कि what is the minimum force to be applied on this body to make it move along the positive x-axis. You are given coefficient of limiting static friction is mu and the mass of the body is m. I want to know what is the minimum force required to just move the body on the surface, and I want to know in what direction it should be applied. Force. I want to find. So what is my question? What is the minimum force
required to just slide the body and in what direction it should be applied. In what direction it should be applied. So again I'll give you a few minutes. निकले नहीं है, ये थोड़ा कंफ्यूज है. Okay, अभी confusion है. So almost of you have all got mu mg along positive x-axis direction. Let us check whether it is the correct answer or not. What do you think? Would it be the correct answer? Sure? Okay. So I'm getting a very firm answer. It should be mu mg. Okay. अब देखते हैं कि आपने क्या सोचा और आपने ये आंसर कैसे निकाला. आपकी सोच ये है कि अगर मुझे इसको इधर को मूव करना है तो मैं डेफिनेटली फोर्स इधर को लगाऊंगा. आप फोर्स जो है वो इधर को ही लगाओगे ताकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे मूव करने लग जाए बॉडी. क्या मैं किसी और तरफ फोर्स लगा सकता हूं? चलिए, आपने डिसाइड तो कर लिया. यू हैव जंप ऑन टू योर कंक्लूजन कि मुझे फोर्स इधर को लगाने से ही बॉडी को चलाना है. क्या मैं फोर्स इधर को लगाऊंगा तो बॉडी नहीं चलेगी? बॉडी तो तब भी चलेगी क्योंकि फोर्स का कंपोनेंट तो इस डायरेक्शन में आ गया. चलो एक बार लगा के देख लेते हैं कि मैंने मान लीजिए फोर्स एट सम एंगल थीटा लगा ली यहां पे एंड आई हैव एफ कॉस थीटा. अब रीचेक करते हैं प्रोसेस को. सपोज मुझे इसको चलाने के लिए 10 न्यूटन की फोर्स चाहिए थी. वो मोस्ट इफेक्टिव कब होगी? जब आप उसको इस डायरेक्शन में लगाओगे. ठीक है. सो अगर मैं 10 न्यूटन इस डायरेक्शन में लगाता हूं तो बॉडी चल पड़ती है. अब मैं कह रहा हूं कि मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगानी है. कॉस थीटा की वैल्यू जब तक ये 90 नहीं हो जाता तब तक 0 और 1 के बीच में रहेगी. कॉस थीटा की वैल्यू तो 1 से कम होगी. सपोज इट इज 60 डिग्री तो कॉस थीटा विल बी इक्वल टू 1/2. सो इसका मतलब अगर मैं इस तरह फोर्स लगाता हूं एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री तो टू प्रोड्यूस द मोशन आई विल नीड ए 20 न्यूटन फोर्स. क्योंकि यहां 20 होगी, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगी तो उसका जो एक्स कंपोनेंट है वो 10 न्यूटन हो जाएगा. क्योंकि 10 न्यूटन तो मुझे कम से कम चाहिए. एग्जाम्पलीफाई कर रहा हूं. ये सोच थी आपकी कि अगर मेरा ख्याल शायद किसी ने इतना बॉदर भी नहीं किया कि कहीं और लगा के देख लें. यू वर सो श्योर कि भाई हॉरिजॉन्टल मूव करना तो हॉरिजॉन्टल लगाएंगे, कहीं और क्यों लगाएंगे. बट वी आर मिसिंग वन मेजर फैक्टर हियर. भाई अगर इस डायरेक्शन में कंपोनेंट है तो इस डायरेक्शन में एफ साइन थीटा भी होगा. और बाकी की फोर्सेस भी लगा लेते हैं, mg और n. जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आएगी दोनों के बीच में मुझे सिर्फ उसको ओवरकम करना है ना. और मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपके हिसाब से म्यू एन हो सकती है. लेकिन जब मैंने ये फोर्स इधर को लगाई एफ कॉस थीटा कम हो गया, इसलिए मुझे शायद ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी अगर मैं किसी और डायरेक्शन में लगाऊंगा. बट व्हाट आई एम मिसिंग हियर इज कि एफ साइन थीटा मेरे एन को कम कर रहा है. अब एफ साइन थीटा प्लस एन इज इक्वल टू एम जी होगा. तो यहां से मेरे पास अगर इस डायरेक्शन में मैं इक्विलिब्रियम लूंगा तो एन प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू एम जी लिखूंगा. अगर ये मेरी फोर्स एफ हॉरिजॉन्टल है तो एन की वैल्यू एम जी थी, पर अब मेरी वैल्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा. अब कुछ बात बनती लगती है. Although
I am losing a bit in x direction. If I keep my force at an angle theta, मेरी इफेक्टिव वैल्यू इन x डायरेक्शन कम हो रही है, बट देन मुझे चाहिए भी कम, क्योंकि अब मेरा नॉर्मल रिएक्शन कम हो गया. पहले mg था, अब mg माइनस f साइन थीटा हो गया. अगर ये कम हो रहा है, f cos थीटा इज डेफिनेटली लेस देन f, बट आई माइट नीड इवन द लेसर फोर्स टू मूव इट. वो कह रहा है जब मैं ऐसे खींच रहा हूं तो मैं थोड़ा सा बॉडी को ऊपर भी उठा रहा हूं. एफ साइन थीटा इसको ऊपर भी उठा रही है ग्राउंड से, और अगर मुझे ऊपर उठा के चलना है तो मुझे हॉरिजॉन्टल फोर्स की जरूरत क्या है? हवा में थोड़ी ना मुझे किसी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का सामना करना पड़ेगा. ऑल्दो मैं उस सिचुएशन पे नहीं जा रहा हूं, मैं इसको ग्राउंड से नहीं उठा रहा हूं. ग्राउंड से अगर उठ गई फिर तो फ्रिक्शन ही खत्म हो गई. फ्रिक्शन तो तब तक है जब तक कांटेक्ट है. सो मुझे एक ऐसी वैल्यू निकालनी पड़ेगी जिसके लिए अब ये फोर्स मिनिमम हो जाए. अब मुझे 10 चाहिए ही नहीं इसको मूव करने के लिए, क्योंकि n कम हो गया. n कम होने से क्या होगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाएगी, तो मुझे इसको चलाने के लिए 10 से कम चाहिए होगी. सो आई हैव टू फाइंड अ मिनिमा ऑफ दिस फोर्स. कम से कम कितनी चाहिए? लेकिन पहले f इस डायरेक्शन में लगा के हम देख लेते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मिनिमम कहां पे जाके होती है. ठीक है, फिर मैं एंगल थीटा इवेल्युएट कर लूंगा. ओके, नाउ अब n की वैल्यू पुट करूंगा तो अब मेरे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगी म्यू एम जी माइनस म्यू एफ साइन थीटा. डू यू एग्री विद इट? ठीक है. सो यहां पे मैंने n की वैल्यू, अब मैंने फोर्स इधर को लगाई है. दूसरी बात क्या है कि अब मेरा जो f cos थीटा है, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू एट लीस्ट दिस वैल्यू. सो इससे तो ज्यादा होना चाहिए, तभी अब बॉडी चलेगी. नहीं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो कम कर दी, लेकिन इससे f cos थीटा तो ज्यादा होना चाहिए. सो f cos थीटा की मिनिमम वैल्यू ये होनी चाहिए. इट मस्ट बी ग्रेटर देन fs. नाउ ये इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा या इवन इक्वल टू होगा, तो चलिए मैं मिनिमम वैल्यू ले रहा हूं, तो आई कीप इट इक्वल टू. सो दैट मीन्स दिस मस्ट बी इक्वल टू म्यू एम जी माइनस म्यू एफ साइन थीटा. इस टर्म को उधर ले जाइए, आई विल गेट एफ कॉस थीटा प्लस म्यू एफ साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एम जी. अब यहां से मैं f की वैल्यू निकाल सकता हूं कि मुझे इस डायरेक्शन में f कितनी चाहिए. f फ्रॉम हेयर दिस विल बी इक्वल टू म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा. लेकिन अभी मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी. ये तो आ गई कि अगर मैं एंगल थीटा पे अप्लाई करता हूं तो मुझे f इतनी अप्लाई करनी पड़ेगी. अब मुझे निकालना है कि व्हाट कुड बी पॉसिबली इट्स मिनिमम वैल्यू. अब आज मैं डिफरेंशिएशन का वो यूज सिखाने लगा हूं जो कि मैंने कहा था कि मैंने छोड़ दिया है. इफ आई वॉन्ट f टू बी मिनिमम, जो इसका डिनोमिनेटर है, क्योंकि ये तीनों कांस्टेंट है, इनमें से कुछ वेरी नहीं करेगा. वेरी क्या करना है? मैंने एंगल पहले इस पे निकाल के देखा, इस पे एंगल को वेरी कर रहा हूं. इसका मतलब इसकी वेरिएशन और रेट ऑफ चेंज इसके साथ 0 होना चाहिए, बिकॉज आई वॉन्ट दिस फैक्टर टू बी मैक्सिमम. अगर ये नीचे वाला डिनोमिनेटर मैक्सिमम हो जाएगा तो f की वैल्यू अपने आप मिनिमम हो जाएगी. सो फॉर इट टू हैपन आई शुड हैव df अपॉन d थीटा शुड बी इक्वल टू 0. अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं. आई गेट माइनस साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0. That gives me